गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई अथवा कवकों में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ या फलनकायों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि फलनकाय कहा किसे जाता है। फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय कवकों में पाए जाने वाली स्पोर प्रोड्यूसिंग संरचनाएं हैं, अर्थात ऐसी संरचनाएं जिनमें कि विशेष प्रकार के स्पोर्स जैसे कि एस्कोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। अतः हम इन्हें स्पोरोकार्प के नाम से भी जान सकते हैं। यह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, अतः मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि बीजाणुओं का निर्माण करने वाली संरचनाओं को एसाई अथवा बेसिडिया के नाम से जाना जाता है। एस्कोस्पोर्स का निर्माण एसाई के द्वारा, जबकि बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण बेसिडिया के द्वारा किया जाता है। फ्रूटिंग बॉडीज कवकों में लैंगिक प्रावस्था के दौरान या सेक्सुअल फेज के दौरान बनने वाली विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं। कवकों की क्लास एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में इन फ्रूटिंग बॉडीज़ का विस्तार से अध्ययन किया गया है तथा ये फंजाई के क्लासिफिकेशन के दौरान काम में आने वाले महत्वपूर्ण क्राइटेरिया में से एक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिक टर्म्स की, एस्कोकार्प तथा बेसिडियोकार्प की। तो जाने एस्कोकार्प किसे कहा जाता है। एस्को शब्द यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है, अतः क्लास एस्कोमाइसिटीज में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ को नाम दिया जाता है एस्कोकार्प। इसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ को कहा जाता है बेसिडियोकार्प। यहाँ पर बेसिडियो शब्द लिया गया है क्लास से तथा कार्प का अर्थ होता है फलनकाय। एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज़ क्लासिफिकेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और फ्रूटिंग बॉडी उपस्थित है अथवा नहीं है, इसके आधार पर एस्कोमाइसिटीज को दो सब क्लासेस में बांटा गया है। पहली सब क्लास है हेमी एस्कोमाइसिटीज, जिसमें कि फ्रूटिंग बॉडीज़ नहीं पाई जाती तथा स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली संरचनाएं असाई, नग्न अथवा नेकेड ही उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत दूसरी सब क्लास यू एस्कोमाइसिटीज में सुस्पष्ट फ्रूटिंग बॉडीज़ डेवलप होती हैं तथा इनके अंदर एसाई नामक संरचना का निर्माण होता है। एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है और यह कई प्रकार की हो सकती है। एस्कोमाइसिटीज की क्लासिफिकेशन के दौरान विभिन्न सदस्यों में हमें 4 प्रकार की एस्कोकार्प देखने को मिलती हैं, जिन्हें कि क्रमशः एपोथीसियम, पेरीथीसियम, क्लिस्टोथीसियम तथा एस्कोस्ट्रोमा अथवा स्यूडोकार्प के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों ही प्रकार की एस्कोकार्प एक दूसरे से भिन्न होती है, संरचना में तथा रंग में तथा वर्गीकरण के दौरान महत्वपूर्ण क्राइटेरिया निभाती है। तो जानते हैं एपोथीसियम के बारे में। एपोथीसियम दिखने में प्लेट या तश्तरी नुमा अथवा कप के समान नजर आती है, जिसमें कि ब्रॉड अथवा ओपन मुंह पाया जाता है। इस संरचना में एसाई का निर्माण होता है और एसाई हाइमीनियम या उर्वरक परत पर बनते हैं। चूंकि इसका मुख कप नुमा होता है या खुला हुआ होता है, अतः एसाई में बनने वाले एस्कोस्पोर्स मैच्योर होने के पश्चात आसानी से मुक्त हो जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं। यह डिस्कोमाइसिटीज के विभिन्न सदस्यों में पाई जाती है, जिसका उदाहरण है पेजाइजा। तो पेजाइजा नामक कवक में आपको यह कप शेप्ड एपोथीसियम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नज़र आ रही है एपोथीसियम की बाहरी संरचना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो माउथ होता है वो वाइड ओपनिंग के साथ होता है या चौड़ा मुंह होता है, जिसमें हाइमीनियम पर अनेक प्रकार के
एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कई बंध्य संरचनाएं जिन्हें कि पैराफाइसिस कहा जाता है, ये कवकों के ही द्वारा बनाई गई संरचनाएं होती हैं, जिनका प्रमुख कार्य होता है इन एस्कोस्पोर्स को प्रोटेक्टेड अथवा सुरक्षित रखना। इसके द्वारा सुरक्षित रहती हैं। कवक हाइफी मिलकर इस एपोथीसियम की लाइनिंग या वॉल का निर्माण करते हैं, जिसे कि पेरिडर्म के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार पहले प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीसियम, जिसका लाक्षणिक गुण है खुला चौड़ा मुंह। इसके पश्चात हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प, जिसे कि पेरिथीसियम नाम दिया जाता है। पेरिथीसियम फ्लास्क नुमा संरचना दिखाती है, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क के अंदर की तरफ डेवलप होते हैं। फ्लास्क एक मुंह के द्वारा खुलता है, जो कि एपिकल पोर कहलाता है, और इस एपिकल पोर को विशेष नाम दिया जाता है ऑस्टियोल। इस प्रकार की फलनकाय में भी अनेक हेयर लाइक स्टेराइल पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसाई तथा एस्कोस्पोर्स को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी में भी एक ओपनिंग पाई जाती है, अतः यहाँ पर स्पोर मैच्योर हो जाते हैं या मैच्योर होने के पश्चात आराम से मुक्त हो सकते हैं। इसका उदाहरण है क्लेविसेप्स। तो आइए देखते हैं पेरिथीसियम कैसे नज़र आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फ्लास्क नुमा संरचना शो कर रही है, और इस फ्लास्क नुमा संरचना का जो मुंह है वह ऑस्टियोल कहलाता है, या एपिकल ओपनिंग होती है, जिसको कि ऑस्टियोल के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अनेक प्रकार के कवक सूत्र मिलकर पेरिडर्म या वॉल का निर्माण करते हैं। इस पेरिथीसियम के बेस पर या अंदर की तरफ अनेक एसाई का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। इसके पश्चात हम आ जाते हैं तीसरी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी, जिसे कि क्लिस्टोथीसियम कहा जाता है। क्लिस्टोथीसियम गोल गेंद के समान नजर आने वाली फ्रूटिंग बॉडी है। चूंकि यह गोल गेंद के समान होती है, अतः यह पूरे तरीके से क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं पाई जाती। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एसाई का निर्माण होता है, परंतु एस्कोस्पोर्स बनने के पश्चात भी इससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें मुक्त होने के लिए किसी प्रकार की ओपनिंग का सर्वथा अभाव होता है। तो जब तक क्लिस्टोथीसियम की दीवारें या वॉल इंटैक्ट रहती हैं, तब तक एस्कोस्पोर्स इसी के अंदर रहते हैं। केवल एस्कोस्पोर वॉल के टूटने के पश्चात अथवा नष्ट होने के पश्चात ही एस्कोस्पोर्स मुक्त हो पाते हैं तथा इस फ्रूटिंग बॉडी से बाहर निकल पाते हैं। इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी का एग्जाम्पल आपने पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस में देखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे तरीके से बंद गोल गेंद के समान आपको यह क्लिस्टोथीसियम नज़र आ रही है, जिसकी वॉल तो है पेरिडर्म तथा अनेक प्रकार के बंध्या हाइफी भी आपको नज़र आ रहे हैं, और इस गोल गेंद के समान क्लिस्टोथीसियम के अंदर एसाई तथा एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार तीन मुख्य प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज, जिनमें मुख्य अंतर ओपनिंग का है। क्लिस्टोथीसियम पूरे तरीके से बंद है, पेरिथीसियम एक छोटे छिद्र के द्वारा खुलती है तथा एपोथीसियम में चौड़ा खुला मुंह पाया जाता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अंतिम प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहा जाता है एस्कोस्ट्रोमा अथवा सूडोथीसियम। जैसे ही सूडो शब्द आता है, वैसे ही हमें पता लग जाता है कि यह आभासीय प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है, सत्य प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। अब इसे सूडो या आभासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार की फलनकाय का निर्माण कायिक कवक सूत्रों से या सोमैटिक हाइफी से हुआ है। इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी में एक सुस्पष्ट वॉल का भी अभाव होता है, और पाए जाने वाले एसाई जो होते हैं वो बाइट्यूनिकेट प्रकार के होते हैं।
तो यह सत्य फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, अपितु स्यूडो प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है। तो यह तो थी एस्कोमाइसिटीज में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की एस्कोकार्प। इसके पश्चात हम आ जाते हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कि क्लास के नाम के आधार पर नाम दिया गया है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प सभी बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में नहीं पाई जाती, अपितु कुछ हायर टेक्सा जैसे कि अगेरिकस, लाइकोपर्डॉन तथा पॉलीपोरस में ही रिपोर्ट की गई है। बेसिडियोकार्प संरचना की दृष्टि से दो भागों में बंटी होती है, स्टाइप तथा पाइलस। बेसिडियोकार्प की संरचना को भली भांति समझने के लिए हम इस मशरूम नुमा संरचना को देख सकते हैं जो कि अगेरिकस में पाई जाती है। तो नीचे की तरफ जो स्टॉक है वो आप देख रहे हैं स्टाइप, ऊपर की तरफ जो छत्रक है इसे कहा जाता है पाइलस, तथा यहाँ पर आपको वीलम नजर आ रहा है। इस संरचना का विस्तार से अध्ययन आप कवक अगेरिकस पढ़ते वक्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ कि जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें इस प्रकार से स्टाइप तथा पाइलस नज़र आते हैं। गिल चैम्बर नज़र आता है। गिल चैम्बर में आगे हमें बेसिडियम तथा बेसिडियम पर डेवलप होने वाले बेसिडियोस्पोर्स भी नज़र आते हैं। तो और अधिक विस्तार से इसकी संरचना को समझने के लिए आप अगेरिकस पर दिया गया वीडियो व्याख्यान पुनः देख सकते हैं। तो यह तो थी फंजाई में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं एस्कोकार्प तथा बेसिडियोकार्प में। दोनों ही प्रकार की संरचनाएं फ्रूटिंग बॉडीज हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिल रही हैं, परंतु फिर भी दोनों में कुछ कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती हैं। एस्कोकार्प में स्पोर्स का निर्माण सदैव एंडोजीनस होता है या अंदर की तरफ होता है, जबकि बेसिडियोकार्प में स्पोर्स बाहर की तरफ लगते हैं या एक्सोजीनस रूप से लगते हैं। एस्कोकार्प में पाए जाने वाले स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एस्कस में 8 स्पोर्स का निर्माण होता है, जबकि बेसिडियम में एक बारी में 4 स्पोर्स का निर्माण होता है। एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाती हैं। एस्कोकार्प की सबसे फंडामेंटल यूनिट को एस्कस कहा जाता है, जबकि बेसिडियोकार्प में पाए जाने वाली फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट यूनिट को बेसिडियम कहा जाता है। एस्कोकार्प में अलग अलग शेप की यानी गोलाकार या फ्लास्क शेप या कप शेप की अलग अलग शेप्स की एस्कोकार्प देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियोकार्प है वो सामान्यतः क्लब शेप संरचना की ही होती है, जैसा कि हम मशरूम में देखते हैं। एस्कोकार्प एनक्लोज होती है, जबकि बेसिडियोकार्प ओपन प्रकार की होती है। तो यह थे मुख्य अंतर फंजाई में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज यानी एस्कोकार्प तथा बेसिडियोकार्प के। तो उम्मीद है कि आप फंजाई में लैंगिक जनन के पश्चात बनने वाली संरचनाओं फ्रूटिंग बॉडीज या एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प के बारे में भली भांति जान गए होंगे। धन्यवाद।